नमस्कार, आदाब, मैं शरी आसिफ। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार लाइव प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वहीं अगर बात करें सबसे पहली न्यूज के, तो आईपीएल 2026 में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान बाहर, बीसीसीआई ने लिया एक्शन। केकेआर ने खुद क्यों नहीं लगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और दूसरी खबर है कि आतंक जो आंतरिक मामलों में दखल न दें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने जो है क्या बोलते हैं, उमर खालिद को लेकर के मुमदानी पे जो टिप्पणी की गई थी उस पर बोला है। वहीं आज की जो तीसरी खबर ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। शरद पवार के पास शिवसेना सांसद संजय राउत की अजीत पवार को बड़ी नसीहत। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शायद आपका खैर मौजूद। जी शुक्रिया। शायद सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आज अभी जो 3-4 दिन से एक हिंदुस्तान में कंट्रोवर्सी चल रही है शाहरुख खान को लेकर के, कि उन्होंने केकेआर में मुस्तफिजुर रहमान को क्यों लिया है। हालांकि जब ऑक्शन हुआ था वो एक अलग टाइम था, लेकिन उसके बाद चीजें खराब हुई हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कि शाहरुख खान को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। उस टारगेट में शाहरुख खान भी हैं और सबसे बड़ा रोल जो है उसमें वो बीसीसीआई का रहता है। तो बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी को जो है क्या बोलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आईपीएल वो नहीं खेल सकेंगे, वो लीग से बाहर कर दिए गए। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बीसीसीआई को क्यों एक्शन लेना पड़ा। इतने बड़े विवाद के बाद केकेआर फ्रेंचाइजी ने खुद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज या फिर बाहर क्यों नहीं किया। सबसे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि हाल ही में बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बाद लगातार केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी हर जो भी क्या बोलते हैं बीजेपी या संघ वाले लोग हैं, वो सारे लोग उनको कहीं ना कहीं देशद्रोही करार देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई की भी आलोचना हो रही है। कई बड़े राजनेताओं ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खेलने पर सवाल उठाए थे। विवाद को बढ़ता देख अब बीसीसीआई ने मामले में हस्तक्षेप किया और केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप मुस्तफिजुर रहमान को जब केकेआर ने खरीदा था, वो जब भी कोई ऑक्शन होता है तो उसमें बीसीसीआई का अहम रोल होता है। बीसीसीआई जो नॉमिनेट करती है ऑक्शन के लिए, उसको वो टीमें खरीदती हैं। और अगर एक बार टीम किसी भी खिलाड़ी को खरीद लेती है तो फ्रेंचाइजी की का वो नहीं होता है, रूल नहीं होता है कि वो उसे बाहर करे। वो बीसीसीआई बाहर करेगा, जो कि हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, वही बाहर करेगा। लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से क्या बोलते हैं, शाहरुख खान को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान अगर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में खिलाते हो, जिस भी ग्राउंड में उनका मैच होगा, अगर वो आ गए तो उनका मुंह काला किया जाएगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन आज बीसीसीआई ने आके अपना ये क्लियर किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और उनको रिलीज करने का निर्देश दे दिया। तो सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जब बीसीसीआई सारी चीजों को हैंडल करती है, फ्रेंचाइजी का इतना रोल नहीं होता। फ्रेंचाइजी का रोल बस ये होता है कि आपने जिन क्या बोलते हैं प्लेयर्स को आपने दे दिया है, उन प्लेयर्स को उनको खरीदना है। उसके बाद खरीदने के बाद आप रिलीज नहीं कर सकते। वो बीसीसीआई का निर्देश होता है कि वो कब रिलीज करेंगे, किसको रिलीज करेंगे, ये सारी चीजें अलग होती है। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं इस पे कुछ बयानात भी सामने है, उसके बाद हम आगे इस पे बात करेंगे। देखिए, बात पता क्या है, ये बीसीसीआई का डिसीजन है। क्योंकि जैसे हमारा हिंदुओं का जो बांग्लादेश में जो हालत हुई है, तो उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ने और बीसीसीआई ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। जो कि ये डिसीजन जो है, ये एक ऐसा डिसीजन है, थोड़ा सा ठीक है, कंट्रोवर्शियल जरूर होगा, बट ये है कि हमें भी सिचुएशन को समझना चाहिए। और बांग्लादेश के जितने भी हैं जो लोग हैं, उनको भी इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए। डिप्लोमेटिकली भी हैंडल हो सकता है ये ऐसे केसेस। I think the BCCI has taken a decision with the help of government, and the way the things are going in Bangladesh, that's the reason I think they have taken a decision, not to play Bangladeshi players in the IPL. But there's no fault of Shah Rukh Khan, because they have the team who picks the team according to the strength. That's where they pick the players, But I know कि a lot of people are angry with the Shah Rukh Khan, but I believe it's not his fault, but it's all depends on the BCCI and the government.
वही हमने बयान सुना जिसमें ये भी कहा जा रहा है, और अब बीसीसीआई की तारीफ की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने रिलीज किया। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब हम ये देख रहे हैं कि कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बीसीसीआई ने उन्हें रिलीज किया, उससे पहले रिलीज क्यों नहीं किया गया, और शाहरुख खान रिलीज क्यों नहीं किया। तो जिस तरह हमने अभी आपको पहले बताया कि सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि बीसीसीआई जिस भी प्लेयर को नॉमिनेट करता है, जिस भी प्लेयर को ऑक्शन में लेके आता है, उसको एक फ्रेंचाइजी खरीदती है। उसके बाद वो बीसीसीआई का काम होता है कि उसको बाहर करना या अंदर करना, रिलीज करना है या फिर उसको खिलाना है। तो इसमें जो अभी एक भूमिका, एक भावना बनाई जा रही शाहरुख खान को लेकर के, हम देख रहे हैं बीजेपी के लीडर्स हो गए या फिर हिंदुस्तान के कुछ बाबा, मैं हमेशा से कह रहा हूं कि 2014 के बाद देश में आरएसएस नहीं, कुछ बाबाओं ने भी कब्जा कर रखा है। जो बाबा जो है हर बार कुछ ऐसा बयान देते जिसके बाद सारी चीजें एक तरफ हो जाती, हिंदुस्तान की जीडीपी एक तरफ हो जाती है, सारी चीजें एक तरफ होकर के हम लोग उन बाबाओं के पे जो है वो सिर्फ बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक अगर हम पूरे से आईपीएल की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, उनकी टीम के केकेआर की बात करें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पे जोर देने की और समझने की ज़रूरत है। फिर अहम सवाल ये भी खड़ा होता है इसको देखने के बाद से कि क्या अब हिंदुस्तान में जितने भी क्रिकेट है, स्पोर्ट्स चीज़ें हैं, वहाँ पे राजनीति पूरी तरीके से हावी हो रही है। ऐसा इसलिए सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर शाहरुख खान को अड़े हाथों लिया गया, उन पर तरह तरह की बातें की गई, तो इसके उलट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान अभी 9 करोड़ के आसपास वो बिके थे, इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका चेन्नई का भी रहा। चेन्नई सुपर किंग ने जिस तरह से बोली लगाई जा रही थी, उनके प्राइस बढ़ते गए, आखिरी में कोलकाता ने उनको खरीदा। दूसरी अहम चीज़ ये कि कोलकाता का कहा जाता है कि शाहरुख खान उसके मालिक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान अकेले कोलकाता के मालिक नहीं है, बल्कि केकेआर में उनकी 54% के आसपास शेयर है। उसके अलावा जूही चावला और उनकी जो पति हैं वो भी इसमें पार्टनरशिप में है। तो आप समझे कि जूही चावला, उनके पति भी इसमें पार्टनरशिप में है, शाहरुख खान भी है, लेकिन फिर भी जूही चावला और उनके पति को लेकर एक भी बार सवाल नहीं खड़ा किया गया, और शाहरुख खान को लेकर किस तरीके से उनके जबान काटने पर लाखों रुपए के इनाम भेज दिए गए। हैरत की बात तब सामने आती है जब ऐसे लोग बयान भी देते हैं, सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल भी होती है, लेकिन उन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आप समझिए कि क्या सच में किसी फ्रेंचाइजी का या किसी आईपीएल क्रिकेट के किसी मालिक का मुसलमान होना ही उसके लिए एक बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। क्योंकि आप देखिए कि अगर ठीक है मुस्तफिजुर रहमान को लेकर आपकी नाराजगी है तो आप पूरे केकेआर को दोष दो, आप सिर्फ शाहरुख खान पे तंज कस के उनको देशद्रोही और न जाने क्या क्या कह के आप क्या साबित करना चाहते हो। दूसरी बात ये कि जब फ्रेंचाइजी, जब टीमें बैठी हुई थी, जब नीलामी हो रही थी, उस वक्त टेबल पे कहीं पे भी शाहरुख खान मौजूद नहीं थे, बल्कि जूही चावला की जो टीमें हैं और वहाँ पे सारे जितने गैर मुस्लिम थे वही वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या फिर आप उन पे सवाल निशाना खड़ा करोगे कि उन्होंने क्यों ऐसे इस तरीके से उनको फ्रेंचाइजी में यानी अपने टीमों में उनको खरीदा? उन पर भी अब सवाल खड़ा करो। चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो उसमें जितने भी लोग थे, सबसे ज्यादा उसमें पंडित ब्राह्मण थे जो लगातार बोली पे बोली लगा रहे थे, क्योंकि इनकी जहां तक हमें मालूम है 2 से 2.5 करोड़ के आसपास इनकी बोली थी, लगातार वो बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो आप समझिए कि कुछ लोग अपनी जो राजनीति है उसको चमकाने के लिए किस तरीके से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात हम बात करें तो बीसीसीआई की जहां तक बात है, कल तक ये खबर सामने आई थी कि जब मामला तूल पकड़ते गया तो बीसीसीआई ने खुद कहा था कि बांग्लादेश कोई हमारा दुश्मन नहीं है, स्थिति माना कि वहां पर नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान बने रहेंगे। अचानक आज खबर सामने आती है कि बीसीसीआई के सचिव ने यह कहा है कि नहीं, जो अगर हम मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो उनको कोलकाता से रिलीज करना पड़ेगा। वक्त रहते अभी जो खबर सामने आ रही है उसमें कोलकाता ने कर भी दिया, लेकिन अहम सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अगले महीने T20 2026 का वर्ल्ड कप होने वाला है। उसमें खबर जो सामने उसमें ये कहा जा रहा है कि 7 फरवरी से मैच शुरू होगा और ऐसे में बांग्लादेश की जो टीम है वो भारत आ सकती है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश की टीम भी भारत आने से मना करेगी, क्योंकि अभी इस पे एक सवाल निशान खड़ा है, या फिर क्या बांग्लादेश भी हिंदुस्तान आकर टीम माफ कीजिए क्रिकेट न खेलने के बाइकआउट करे? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान की जब टीम हिंदुस्तान में आने की बात की गई तो ना टीम हिंदुस्तान आई और ना हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान गई, किसी और देश में उसको शिफ्ट करना पड़ा। तो क्या अब इस पे भी यही राह चलने की कोशिश करी जाएगी? दूसरी अहम बात यह है कि अगस्त के आसपास में भी वनडे और T20 मैच होने वाले हैं बांग्लादेश से। उसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने खुद जो शेड्यूल है वो जारी किया, उसमें ये कहा कि बांग्लादेश माफ कीजिएगा हिंदुस्तान बांग्लादेश जाएगी टीम मैच खेलने के लिए। तो फिर क्या उसको भी पूरे तौर पे बाइकआउट किया जाएगा? ये भी अहम सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देखें कि
बांग्लादेश में अभी कुछ दिन पहले ही खुद यहाँ के विदेश मंत्री यानी हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पे गए हुए थे, पूर्व प्रधानमंत्री मौत पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए हुए थे। तो क्या एक तरफ नेता जो है वो बांग्लादेश आने पे कोई जवाबदेही तय नहीं होगी, वो देशभक्ति रहे, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके क्रिकेटर अगर हिंदुस्तान की कोई फ्रेंचाइजी खरीदता है तो उस पर आप ठीक है एलिगेशन लगाना अलग बात है, लेकिन आप किस तरीके से उसको कंट्रोल करते हो, जातिवाद नाम देते हो। दूसरी अहम बात यह है कि सच में अगर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर लोगों में इतनी नाराजगी है तो वही लोग सड़क पर उतर कर ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि सालों से हिंदुस्तान में आम जनता के पैसे से खाने वाली शेख हसीना इस देश में अभी तक क्या कर रही है, सरकार उसको इस देश से क्यों नहीं निकाल रही है। बिल्कुल सही, जिस तरह आपने भी बोला कि शेख हसीना हिंदुस्तान में है और वो हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं उससे वो अपनी जिंदगी गुजार रही है। दूसरी चीज आपने भी बोली अभी कि अभी हाल ही में खालिदा जिया जो थी, जो कि बांग्लादेश की पहली पीएम थी, उनकी डेथ हुई थी। तो हमने देखा था कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश में जाके वो उनके फ्यूनरल में शामिल हुए। हिंदुस्तान में जो बांग्लादेश का उच्चायुक्त थे वहां पे जाकर के हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने शोक वाला जो एक पेज होता है उस पर साइन किया। और दूसरी चीज ये भी है कि हमने ये भी देखा कि एस जयशंकर ने वहां पे पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं उनसे हाथ भी मिलाया। ये भी वीडियोज क्या बोलते हैं, ये भी फोटो वायरल होती है। लेकिन क्या आप ये भी देखिए कि जो बाबा सोगवाड़ बने घूमते हैं, जो कथावाचक होते हैं, और ये भी देखा जाता है कहीं कहीं कथावाचक जब अपने प्लेन से उतरता है तो उसको सलामी दी जाती है। ये बीजेपी शासित राज्यों का मामला है। वहां पे आप देखिए कि गरीब इंसान मर रहा है, गरीब इंसान के पैसों पे लोग जो हैं वो अपनी क्या बोलते हैं इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और यही कथावाचक जो है गरीब लोगों से पैसे लेकर के अपना प्रवचन सुनाते हैं। नहीं, वो जो आप बोल रहे हैं कि कथावाचक की जो बात कर रहे हैं, ठीक है आप प्लेन से आते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक अधिकारी जो पुलिस के वर्दी में होता है और वो किस तरीके से वहां पे जाकर पैर छूता है। आप समझे अगर उस जगह पे कोई और होता तो उसके साथ क्या किया गया होता। बिल्कुल सही, वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग जो है ये सारे इस तरह से काम कर रहे हैं और एक तरह से देश के मेन मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा। अभी एक हाल ही में खबर सामने आई थी जहां पे देखा गया था कि हिंदुस्तान से एक लंबी तादाद में 2019 के बाद लोगों ने पलायन किया है। उस पर कोई चर्चा नहीं होती, उस पर एक रिपोर्ट दी जाती है, उस रिपोर्ट पे कोई चर्चा नहीं होती। दूसरा ये रिपोर्ट सामने आई थी जहां पे हिंदुस्तान में आई थिंक करोड़ों बच्चों ने जो है अपनी क्या बोलते पढ़ाई छोड़ दी थी। उसमें सरे फहरिस्त जो नाम था स्टेट का वो था गुजरात। उस पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन चर्चा इस बात पे होती है कि शाहरुख खान कितने बड़े देशभक्त हैं। शाहरुख खान ने जो है अपनी टीम में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा, उसके बाद उन्हें रिलीज नहीं किया। भाई साहब ये बातें आप या तो पूरा पढ़ करके आए, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है बीजेपी के प्रवक्ता हो गए या ये बाबा हो गए या और जो गुण साहब के हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल के लोग हो गए, आरएसएस के लोग हो गए, जो एक गुट चलता है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है। उसको जरा सी भी नॉलेज नहीं होती कि हम किस बेस पे बात करें, हम किस चीज के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। कई बार ये भी देखा गया है कि जो लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि हम किस चीज के प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इसके नुकसानात, इसके फायदे क्या है। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी या फिर देश की जो सरकार है या देश के जो हमारे गृह मंत्री वो इन लोगों को आजादी दे रहे हैं कि आप कहीं भी जाके कुछ भी कीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। अभी हमने कल देखा कि एक फिल्म आने वाली बॉर्डर 2 के ट्रेलर रिलीज में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पे हमने देखा कि हिंदुस्तान के बहुत सारे जवान वहां पे मौजूद थे। अगर जवान फिल्मों वहां पे मौजूद थे तो फिर ये भी सवाल खड़ा होता है कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। हमने देखा पहलगाम का अटैक हो गया, हमने देखा कि क्या बोलते लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ था वो हुआ। आखिर इन सब चीजों पे क्यों कोई नहीं बोलता? इन सब चीजों पे बोलना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि आप बांग्लादेश चिल्ला रहे हैं। अभी बीसीसीआई या फिर जो शेड्यूल एक जारी हुआ है, अभी जो है क्या बोलते T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है, क्या हिंदुस्तान वाले जो प्लेयर्स हैं वो फिर बांग्लादेश से हाथ नहीं मिलाएंगे? जिस तरह पिछली बार हमने देखा था पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था। यहाँ पे हमारे देश के विदेश मंत्री जाते हैं और वहां पे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं उनसे हाथ मिलाते हैं और ये कहते हैं कि वो हमसे हाथ मिलाने के लिए आते। भाई आप ना मिलाते, लेकिन आप जो है हर चीज में अगर पॉलिटिक्स को लेके आएंगे, हर चीज को आप इस तरह से दर्शाएंगे कि हम जो करते हैं वही सही, बाकी जो दूसरे लोग करते हैं वो गलत है। तो यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी सिर्फ प्रोपेगेंडा तैयार करने के लिए काम करती है या फिर अपने वोट बैंक को इस तरह से साधने की कोशिश करती है कि
मतलब लाठी भी टूट जाए और आवाज भी ना हो। नहीं देखिए, अभी आपने जो कहा कि हाथ मिलाए थे, हमने देखा कि ये जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से किस तरीके से पाकिस्तान से मैच खेलने को लेकर विवाद हुआ। कुछ लोग उसके पक्ष में थे, कुछ उसके विरोध में। हमने ये भी देखा कि जब अभी जितने लोग मारे गए थे उनके घरों के लोगों के भी आंसू नम भी नहीं हुए थे, लेकिन उसी दरमियान किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बयानबाजी राजनीतिकल जारी रहा। लेकिन इस बार जब जिस तरीके से कि अपने हिंदुस्तान के क्रिकेटर ने पाकिस्तान के क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाया, उस वक्त काफी लोग खुश हुए थे और तरह तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन असल में उस वक्त ये होना चाहिए था कि हम खुले तौर पे पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के हम बहिष्कार करें, क्रिकेट खेले ही नहीं। लेकिन क्रिकेट खेला जाता है, बस एक हैंडशेक नहीं किया जाता, उसको लेकर भी कैसे अब सरकार के पक्ष में बात की जाने लगी। लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई उस पर वो लोग बिल्कुल खामोश नजर आए जो उस वक्त सरकार की तारीफ करने से नहीं थक रहे थे, उस वक्त उसको देश के हित में बताने में लगे हुए थे। तो अभी जिस तरीके से विदेश मंत्री ने जाकर वहां पे हाथ मिलाया है, उस पे वो क्या कहेंगे, वो कितने देश हित में है। आप एक तरफ पाकिस्तान के जो स्पीकर है उनसे हाथ मिलाते हैं, दूसरे बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना जो भागी हुई हैं बांग्लादेश से, उनको आप हिंदुस्तान में शरण देखते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर कोई एक फ्रेंचाइजी किसी बांग्लादेश क्रिकेटर को खरीद लेता है तो आप उस पर इस तरीके एलिगेशन लगाना शुरू करते हैं कि एलिगेशन ही नहीं, आप उसको देशद्रोही तक साबित कर देते हैं। उसकी जो नागरिकता है, उसकी जो अपनी एक धार्मिक पहचान है, उस पर आप लगातार सवाल निशान खड़ा करते हैं। बीसीसीआई को भी यहाँ पे डबल स्टैंड लेना पड़ा। पहले बीसीसीआई वही है जो कहता है कि नहीं, बांग्लादेश हमारा कोई दुश्मन नहीं है, उसके साथ आपको जो रहमान है वो क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ आज जो बीसीसीआई के बयान सामने आया है तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप वहां पे स्थिति सही नहीं है तो आप क्रिकेट उनको रिलीज करें। तो फिर बीसीसीआई खुद ये तय करे कि क्या सच में बांग्लादेश से सब कुछ ठीक है, और ये जो अभी आपने जो स्टेटमेंट जारी किया है कि नहीं अभी ठीक नहीं, आखिर ये कब तक जारी रहेगा। जो आने वाले वक्त में मैच है उसको भी रद्द किया जाएगा पाकिस्तान, या फिर आने वाले जो मैच है उस वक्त स्थिति सही हो जाती है तो उस वक्त आप मैच खेलने को परमिशन दे देंगे। दूसरी अहम बात ये कि जब इन पूरे मामले पे प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार अभी तक चुप क्यों है, क्योंकि देखा गया जब बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, वहां पे लोग सुरक्षित नहीं है, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हम चाहे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पे अटैक की बात करें उस पर भी चुप रहते हैं। अभी जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को लेकर मामले सामने आया है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से रिश्ते सही नहीं, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुप्पी तोड़ क्यों नहीं रहे। शेख हसीना को आखिर कब तक यहाँ पे बैठाकर यहाँ के आम नागरिक के पैसे से उनको पूरा भरण पोषण दिया जाएगा, यहाँ पे वो ऐसा आराम की जिंदगी जी रही है, तो इस पे मोहर कब तक नहीं लगाई जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये लोग जो लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं तो इन पे सरकार के खिलाफ कब सड़कों पर उतरेंगे और कब ये मांग करेंगे कि सरकार जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शेख हसीना को उनके अपने देश वापस लौटा दे। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने बोला कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक बांग्लादेश में जो चीजें हो रही है उस पर कुछ नहीं बोला, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे चल के पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, और पश्चिम बंगाल में हमेशा यही इल्जाम लगाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत रहते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि अभी 17-18 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, तो हो सकता है वो वहां पे जा करके इस पे कोई भी बयान दे सकते हैं। जिस तरह आपने देखा था कि पहलगाम का जब अटैक हुआ था तो उन्होंने बिहार में जाकर के ये बयान दिया था कि जिन्होंने भी ये हरकत की है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि ये बयान वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दे सकते थे, ये बयान वो एक वीडियो फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने बिहार चुना क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले थे और उसका आप देख सकते हैं कितना फायदा हुआ। वहीं अगर दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोरान ममदानी भारतीय कार्यकर्ता उमर खालिद को लेकर लिखे नोट के बाद हिंदुस्तान के केंद्र सरकार के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने ममदानी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि भारत इस तरह के किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने के लिए मेयर ममदानी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यदि भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जाती है तो 140 करोड़ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एकजुट होकर खड़े होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की जनता को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम सबसे पहले सुनते हैं उनका बयान, उसके बाद हम इससे आगे बात करेंगे। बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी नए नए मेयर हुए हैं, मेयर न्यूयॉर्क के हुए हैं और फेयर ट्रायल भारत को बोल रहे हैं। अरे कम से कम अमेरिका में जो रेसिज्म चल रहा है उस पर बोला होता समझ में आता। ये जो लॉ मेकर्स हैं, जब हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं वहां पर तब ये चुप्पी साथ जाते हैं। आखिरकार ये लॉ मेकर्स तब क्यों नहीं बोलते जब परसेंटली हिंदुओं को का परसिक्यूशन बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है और अफगानिस्तान में होता है।
आप सोचिए अफगानिस्तान में हम 0 पर आ गए लगभग, पाकिस्तान के अंदर 1% रह गए, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश के अंदर जहां 37% थे कभी 7% रह गए। लेकिन क्या इनमें से कोई सीनेटर बोला है क्या? ममतानी जी कहते तो भारतीय मूल का है ये, लेकिन कैसा मूल है इनका ये इनके फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लग रहा है। अरे भारत की न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, भारत की डेमोक्रेसी इतनी जबरदस्त है कि इसका कंपैरिजन मुझे लगता है अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। ये इसीलिए इसको डेमोक्रेसी की मदर कहा जाता है। शरजील इमाम और ये जो उमर खालिद और इस तरह के जो आतंकी मानसिकता के जो लोग हैं, उनको क्या सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हो कि मुसलमान है? तो अभी आपने सुना जिस तरह से बयान दिया गया है कि हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में आप दखल ना दें, लेकिन वहीं जब किसी और देश में कुछ ऐसी घटनाएं होती तो हम देखते हैं हिंदुस्तान में एक जन सैलाब उमड़ मरता है। और कुछ ऐसे संगठन हैं जो देश के कुछ ऐसे राज्यों में जहां पे बीजेपी सरकार में नहीं, वहां के मुख्यमंत्रियों को चुनौती दे देते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा बांग्लादेश, अभी हम जो बात कर रहे थे इससे पहले बीसीसीआई की, केकेआर की या शाहरुख खान की, उसमें भी यही चीजें देखी गई हैं कि हमने दूसरों के आंतरिक मामलों में दखल दी है। हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर सबको भरोसा है, लेकिन कभी कभी ये भरोसा जो है वो टूटने जैसा भी लग जाता है, क्योंकि हमने अभी हाल ही में कुछ ऐसे फैसले देखे हैं जहां पे न्यायपालिका जो थी उस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। और उस पे ये भी कहा जाता है अपोजिशन लीडर्स की तरफ से कि ये कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में इस तरह के फैसले लिए जाए। लेकिन शायद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ममतानी ने जो एक नोट लिखा था उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट की गई। कल भी हमने देखा रात में कई टीवी चैनल पे जो है क्या बोलते हैं उमर खालिद को लेकर के बात की गई। उमर खालिद के जो पिताजी हैं उन्होंने आकर के न्यूज चैनल में ये भी बताया कि हमारी उनसे क्या क्या बातचीत हुई। तो शायद सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जब हिंदुस्तान किसी देश के आंतरिक मामलों में घुसता है, उस पे जो है बहस करता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई और हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पे जो हो रहा है उस पे अगर बात करेगा तो ये हिंदुस्तान की संप्रभुता का सवाल है और हिंदुस्तान की एकता को आप कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करिए। हिंदुस्तान की आतंकी मामले हैं, ये भारत के आतंकी मामले हैं, जिसपे आप कोई भी कमेंट ना करें तो ही ठीक है। तो हम क्यों घुसते हैं फिर दूसरों के मामलों में? देखिए, अभी आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन आमतौर पर हम देखे भी है कि कई ऐसे मामले हुए हैं हिंदुस्तान में लगातार। हम अल्पसंख्यकों लिंचिंग की बात करें या आमतौर पर कोई भी घटनाओं की बात करें, जब दूसरा देश इसमें दखल देने की कोशिश करता है तो खुद हिंदुस्तान का मुसलमान बोलता है कि आप, ये हमारा आंतरिक मामला है, आप इस पे हस्तक्षेप न करें। लेकिन खास बात यह भी है कि आखिर आप कब तक हस्तक्षेप के नाम पे या अपने अंदरूनी मामले के नाम पे बचते रहेंगे। अगर हिंदुस्तान में आपका ये अंदरूनी मामला है तो फिर बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही है वो किसका मामला है? क्या वो आपका मामला है? अगर बांग्लादेश में वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं है और वो आपका मामला है, तो अगर हिंदुस्तान में कोई मुसलमान सुरक्षित नहीं है और दूसरे देश का अगर कोई इंसान बोलना चाह रहा है तो फिर वो आपका भी तो मामला नहीं हुआ। हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे तो दलित सुरक्षित नहीं है। दलित नहीं है, अब तो क्रिश्चियन को लेकर कैसे सुरक्षित नहीं है, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड से आते हैं। अभी 2-3 इंसिडेंट हुए जिसमें ये भी देखा गया कि इस तरह से लोगों को लिंच किया गया, उनको दूसरे नाम से पुकारा गया है और इसमें जो बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज जो है उसमें खासकर एक मुस्लिम तबका है और एक क्रिश्चियन है जिनको हमेशा परेशान किया जाता है। या फिर अगर बात करें हिंदुओं की तो दलितों में जो लोग हैं उनको परेशान किया जाता है, उनको कहीं भी लिंच कर दिया जाता है। लेकिन उस पर अगर कोई आवाज उठाता तो ये कहा जाता है कि हमारे आंतरिक मामलों में आप दखल ना दें। लेकिन वही हम जब हिंदुस्तान वाले बांग्लादेश में इस तरह की घटना हो जाती, वहां पे अगर हम आवाज उठाते वो जायज नहीं। देखिए, इस देश में अब लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि किस तरीके से अब सिर्फ बॉम्ब लिंचिंग नहीं, अब तो इस देश में खुले तौर पे सड़कों पे लोग जो भीमराव अंबेडकर हैं उनकी तस्वीरों को किस तरीके से जला रहे हैं, उनको गालियां गलौज की जा रही है। तो अब इस देश में हम कह सकते हैं सड़कों पे उतर कर कोई एक समुदाय को गाली गलौज करता है उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन एक खास समुदाय अगर सोशल मीडिया पे एक लाइन भी लिख दे तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल में भेज दिया जाता है। बिल्कुल, जिस तरह अभी हमने बात सुनी कि शाहिद ने जो बोला उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि यदि कोई भी किसी आरोपी के समर्थन में आता है और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आरोपी अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, जेल में है, बेल मिलती है शादी में, वो फिर बाद में जेल में चले, कोई सुनवाई नहीं होती। जब भी उनके बेल की बात आती है तो कभी लेट हो गया होता है, इस वजह से अदालत पे सुनवाई नहीं हो पाती है। इस तरह की चीजें चले और आप आरोपी बता रहे, जो आरोपी उनको तो बीजेपी छुड़वा रही है।
अभी हमने देखा कि जो अखलाक के आरोपी थे उनको छुड़वाने की बात चल रही थी, अभी हमने देखा कि सेंगर को छुड़वाने की बात चल रही है, अभी हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे रेपिस्ट हैं हिंदुस्तान में जिनको छोड़ा जाता है तो बीजेपी के लोग उनके लिए फूल मालाओं से उनका स्वागत कर दे। बीजेपी जो है हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के लोगों को ये सिखाएगी कि आप कितने हिंदुस्तानी हैं। आपके अंदर खुद इस तरह की चीजें भरी हुई हैं कि आप कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं है। आप बांग्लादेश में कुछ होता है तो आप हिंदुस्तान में उसके लिए प्रोटेस्ट कर दे, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहेगा तो आप कहेंगे हमारा जो है आंतरिक मामला है, इस पे आप जो है कुछ ना बोले तो ही बेहतर है। वरना फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो 140 करोड़ आवाम है वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इस तरह की आप धमकी भी दे रहे हो। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते। अभी हमने न्यू ईयर पे देखा था, एक प्रवक्ता आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि रात में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, सभी ने न्यू ईयर को लेकर के लोगों को क्या बोलते बधाइयां दी थी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि चीजें नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप ये आपके लीडर्स खुद ये कर रहे हैं। अभी हमने देखा क्रिसमस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चर्च जाते हैं, चर्च में जा करके वो वहां पे जो प्रेयर हो रही होती है उसमें भाग लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्रिसमस ईव पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाता है। क्रिसमस वाले दिन बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये भी आपका दोहरा एक चेहरा है जो अगर कोई उजागर करना चाहता है तो उसके खिलाफ आप केस कर देते हैं, उसके खिलाफ आप ये कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज की जो है खबरें थी उसके बारे में आपको रूबरू किया। ऐसी जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े थे। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम हिंदी समाचार लाइव यही खत्म होता है। मुझे और मेरे साथी शायद मेरे को दी इजाजत। आप बने रहें सियासत के साथ।